15-20 मिनट वापस पढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। सबसे बेसिक फॉर्मूला बताइए क्या है? सबसे बेसिक, W बराबर T इंटू डेल्टा है। चाय भिजवा दीजिएगा। W बराबर T इंटू डेल्टा है, सही बात है। एक एक शब्द बोलो। W कौन? वर्क डन। T सरफेस टेंशन, टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन। डेल्टा ए चेंज इन एरिया। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। W बराबर डेल्टा ए, T डेल्टा ए। सोप बबल का एक्सेस प्रेशर बताइए। 40/R। लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर 2T/R। लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं। लिखा हुआ रहेगा, मजा ही आएगा, प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई शर्म नहीं है। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला T डेल्टा ए, सोप बबल का एक्सेस प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर। बूंद वाले सवाल आए तो बताइए क्या बराबर करना होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले का बराबर वॉल्यूम बाद का। इसमें से सवाल फंस जाएगा इस स्लाइड में जो लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा 90% सवाल इसी से आए हैं। खूब सारे सवाल कर लीजिए ताकि कॉपी अच्छे से पढ़नी पड़े बस। सेमी शुरू हो गया, आज से शुरू होगा जी, अगले सप्ताह तक हो जाएगा सेमी आराम से। इलेक्ट्रो हो गया पूरा, ठीक है। सिकंदर सर का भी हो गया पूरा, लास्ट सेमी शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न लिखिए, इस साल का 2023 लेटेस्ट सवाल, सब कुछ एकदम बढ़िया तैयार कर। सर अंत में तो फटाफट करवा दो। नहीं, कोई फटाफट नहीं, जिस तरीके से थर्मल एसएचएम वेव सब पूरा सिस्टमेटिक। अंत में तो सर काटा कूटा चलता रहे, नहीं भाई ऐसा कोई ऐसी सोच मत रखिए। वो ही पढ़ा देता हूँ आज, ठीक है। ये कर लेते हैं फिर वो कर लो। पीछे भाई बड़ा करूंगा। कर सकते हैं खुद। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब क्या करना पड़ेगा? वर्क। वर्क का फॉर्मूला एक ही है, T इंटू डेल्टा है। देख लो आप भाई, नई चीज नहीं आती, आप मत परेशान होइए। मैंने पूरे 2024 के पेपर देख लिए, पूरे मैंने आपको बता दिया कि बहुत काम चल रहा है टॉपिक वाइज। एक दिन और बचा है लास्ट, पूरा टेलीग्राम पे डाल देंगे टॉपिक वाइज। ऑप्टिक्स के सारे सवाल जो अभी 2024 में आए हैं जेई मेन में, सब सवाल हमने देख लिए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं आता भाई जो अपन नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखो आप, बेसिक फॉर्मूला, इसलिए कहीं घबराइए मत, लॉजिकली चलिए। W बराबर T डेल्टा है। अच्छा, इनिशियल एरिया क्या लोगे? 0, क्योंकि आपको तो बबल बनानी है, तो इनिशियल एरिया 0। फाइनल एरिया 4πr²। वर्क डन का फॉर्मूला T डेल्टा ए। T सरफेस टेंशन दे रखा है 0.03। फाइनल एरिया 4πr²। इनिशियल एरिया 0, तो 0.03 4 पाई 3.14। रेडियस 2 सेंटीमीटर है। खत्म। क्या आंसर आएगा? सॉल्व कर लें पूरा। 0.03 4 3.14 2 का 4 -2 का -4, तो इसको -6 कर दो, तो
तो 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 तो बोले 50 मान लो, 50 तिया 150। अच्छा, 100 बबल है। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। 100 बबल, 100 बबल, 100 बबल इंटू 2 भी करना पड़ेगा। 100 बबल इंटू 2 भी करना पड़ेगा। अब बताइए, तीसरा आ जाएगा क्या? सेकंड आ रहा है? एक बार देखो, पूरा करो भाई फिर तो। सेकंड आ रहा है? अच्छा, आंसर याद है? सॉल्व किया ना? आसान सवाल है, देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस। और देख लो, 4 5 सवाल कर लो एकदम तसल्ली से। कहाँ सर, ये बात एकदम सेट हो गई दिमाग में। डब्ल्यू बराबर टी डेल्टा ए, 2 से क्यों गुणा किया बताइए? 100 बबल है, 100 बबल, 2 सरफेस। कैसी होती है आपको फील आया? अंदर भी एयर है। साबुन का बुलबुला, वो अपन सर्फ डाल के उसको पानी में घोलते हैं सर्फ को, तो बुलबुले होते हैं। वो अंदर जब फटते हैं तो कोई सरफ थोड़े निकलता है, अंदर तो एयर है। सरफ कहाँ है? फिल्म कहाँ है? दोनों एयर सरफेस के बीच में है, हल्का सा। करें आगे? 2022, अगला लिखिए। यूं ही छोड़ के जा रहे हैं फ्लूइड। आप देखो कितने आसान आसान सवाल आते हैं, अपन यूं ही परेशान होते हैं, अरे फ्लूइड फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड का माहौल बन रखा है। बेसिक बेसिक चीजें आती हैं भाई, कहीं छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। बढ़िया तैयार करके साथ में जेई मेन के भी क्वेश्चन कर लो। थोड़ा सा सर और सीखना है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जेई के सवाल भी कर लो। नीट के सारे बन जाए, जेई के कर लो। पेपर सारे दो, माइनर सारे, फेस टेस्ट सारे, पार्ट टेस्ट एक भी मत छोड़ो। उससे तुम्हें अलग अलग नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट टेस्ट टू बहुत अच्छा बनाया है मैकेनिक्स का। हाँ जी, कितना आसान सवाल। रेडियस, सो बबल एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब रेडियस का बढ़ना। छोटी रेडियस, बड़ी रेडियस। तो बताओ, आर ज्यादा तो प्रेशर कम। डेल्टा पी बराबर 40/R। आर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा। बड़ी बबल में प्रेशर कम होता है। आंसर क्या आएगा? डिक्रीजेस। सही है। इसी पे एक सवाल याद आ रहा है, बड़ा फेमस सवाल है। जेई में आया था बहुत पहले। यहाँ एक कॉर्क लगा रखा है, यहाँ एक छोटी बबल है, यहाँ एक बड़ी बबल है। अब कॉर्क को हटा दिया। बच्चा ऐसा सोचता है कि यार वहां से यहां जाएगा जब तक बबल हो जाएगी। बराबर नहीं। नियम तो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब सुनना, चूंकि ये छोटी बबल है तो इसकी रेडियस कम है, तो इनसाइड एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R। रेडियस कम तो प्रेशर, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। एयर यहां से यहां जाएगी। दिमाग में क्या आता है? अरे बड़ा है, ये छोटी है, बड़े से छोटी में जाएगी ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसकी रेडियस कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा है। जैसे ही आप कॉर्क हटाओगे तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये बबल और बड़ा हो जाएगा, और ये बबल और छोटा हो जाएगा।
आराम से समझिए, तसल्ली से। छोटी बबल, ठीक है सर। रेडियस कम, हाँ सर। रेडियस कम तो प्रेशर ज्यादा, तो उसके इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, उसमें प्रेशर कम है। एयर कहाँ से कहाँ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वो और छोटी हो जाएगी, उसमें एयर जाएगी तो वो और बड़ी। अगला लिखें, सारे कर लें यही 2020 22 19, ताकि घर पर रिवीजन करना पड़े। सब सवाल देख लो एक बार मेरे साथ। सवाल की लैंग्वेज पढ़ के समझना है, पढ़ाया हुआ है टॉपिक। याद आया कौन सा? वो लेक के अंदर बबल, तो प्रेशर क्या होगा? PATM प्लस एच रो जी। और बबल का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। पूरा सवाल लिखो तसल्ली से। हाँ जी, पहले लिख लें सवाल, फिर अच्छे से पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आ रहा है? हाइट नहीं दे रखी? वही पूछा है। बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार। हाइट नहीं दे रखी। चित्र समझ में आया? चलो, एक सोप बबल है जिसकी रेडियस है, इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन इतना। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। देख भाई, ये कंटेनर, इससे जेड नॉट नीचे आ जा। बता, जेड नॉट नीचे पे प्रेशर बता सकता है कितना? एक कंटेनर है, यहां पे प्रेशर बता ईमानदारी से। PATM
प्लस एच नहीं, जेड नॉट रो जी। ये हो गया प्रेशर। ये प्रेशर किसके बराबर है? एक सोप बबल के इनसाइड के बराबर। सोप बबल में क्या होता है भाई बता दो? सोप बबल में ज्यादा कहां का होता है, पी इन या पी आउटसाइड? पी इन या पी आउट? पी इन। क्यों सर पी इन क्यों ज्यादा है? अरे तभी तो सरफेस ऐसी है, कल सिखाया था। तो बता, पी इन माइनस पी आउट बराबर 4T/R। तो पी इन साइड बराबर पी एटीएम प्लस 4T/R। वो कह रहा है सोप बबल के अंदर का प्रेशर और जेड नॉट हाइट पर प्रेशर दोनों बराबर है। क्या दोनों को बराबर कर दें? दोनों को बराबर कर दीजिए। पी एटीएम प्लस एच रो जी बराबर पी एटीएम प्लस 4T/R। पी एटीएम से पी एटीएम रवाना, जेड नॉट। इसमें पानी में है क्या? पानी है क्या? वो लिक्विड, हाँ पानी है। 10⁻3। जी कितना? 10। 4 टी पता है? टी 2.5 इंटू 10⁻⁻²। 2.5 इंटू 10⁻⁻²। रेडियस बताओ? 1 मिलीमीटर। 10⁻−3। जेड नॉट 10⁻4। ढाई चौक 10। 10 ये -3 -2, नीचे क्या बचेगा? -1। ऊपर जाएगा तो +1। तो 10⁻2/10⁻4। 10⁻2/10⁻4 1/10⁻2 0.01 मीटर। 0.01 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। मस्त सवाल है, अच्छा सवाल है। जेड नॉट 1 सेंटीमीटर। क्या बात नहीं आई पूछो? वो कह रहा है जेड नॉट हाइट पे प्रेशर लिख लिया, बबल के इनसाइड का लिख लिया, दोनों को बराबर कर दिया। यही आने हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कुछ अलग नहीं आएगा। 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर लिया, बहुत बड़ी बात है। इतना ही सवाल आता है। ओएमआर भी बढ़नी है, सवाल भी पढ़ना है, सॉल्व भी करना है। तो वो 2-2 पेज के सवाल देगा ही नहीं। आप इस माइंडसेट को अच्छा रखिए। छोटा सवाल आएगा तुरंत क्लिक करने वाला। जितनी बार रिवीजन कर लोगे उतना फायदा होगा। देखते ही आना चाहिए। बढ़ो आगे। है अच्छा, ये है साहब तगड़ा सवाल। ये लिखो, ऑप्शन मत लिखना, सिर्फ सवाल लिख लो, ऑप्शन पढ़ लेना। बबल वाला सवाल। फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट सिखाऊंगा, आधा घंटे में एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। फिर थर्मोमेट्री स्किल भी सिखा दूंगा। पहली बात तो बताओ, रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होती है? कल बताया था, ऐसे तुक्का नहीं। पहले पढ़ लो, कल सिखाया था, पन्ना पलट के देखना, वापिस याद कराता हूं। सोचना पड़ेगा, रिलीज एब्जॉर्ब में फंसोगे, इसलिए सवाल काम का है। इसलिए सवाल काम का, इसलिए फिर सिखा रहा हूं, कल भी सिखाया था। ये 2 से 3 बार सुनोगे तब जाके दिमाग में बात बैठती है। इसलिए रोज आधा घंटा पुरानी बात सिखाते हैं आपको। यार वो बात बार बार रिकॉल करोगे ना, तब वो बात पक्की तैयार होगी।
देखो चित्र बनाया होगा, छोटी छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाई होगी, देखो नॉलेज बूस्टर लिखवाया होगा। अब सोचो, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनेगी तो सरफेस एरिया कम होगा। छोटी छोटी बूंदों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इनफैक्ट न्यूमेरिकल से आपने सॉल्व भी करके चेक किया था, याद करो, याद आया? तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनती है तो सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एनर्जी टी इंटू ए, तो सरफेस एनर्जी कम हो गई। वो एनर्जी गई कहां? एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। अब दो बातें होती हैं, या तो सराउंडिंग में चली जाए या वो उसके अंदर ही घुस जाएगी तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। क्या बात सही है क्या? तो पहले बताओ, एब्जॉर्ब काट दूं, एनर्जी इज लॉस्ट, और पूरा लिखना है तो पूरा सेंटेंस क्या आएगा बताओ? एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। बच्चों ये सवाल आएंगे, मान के चलो, इनको स्टार लगा के रखो, जितनी बार पढ़ोगे उतना काम चलेगा। आना है, ये प्रोफाइल सबसे फेमस प्रोफाइल है ये बूंद वाली। सीखो कि छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाई, सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एनर्जी कम हुई। पहले 500 जूल थी, बाद में 300 हो गई, तो 200 जूल की कमी कहां गई? 200 जूल की कमी सराउंडिंग में चली गई, वातावरण में। तो एनर्जी इज रिलीज टू द एटमॉस्फियर। सबसे पहली बात ये। अब ये कहां से आएगा वो अपन देख लेते हैं। क्या करें साहब? सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम बी। ठीक है, बढ़िया सोच समझ के करते हैं। छोटे छोटे का रेडियस हमेशा छोटा आर, एन नंबर मान लिया, मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी, रेडियस आर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले इन सवालों में क्या बराबर करते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले का बराबर वॉल्यूम बाद का। पहले का वॉल्यूम बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन बराबर 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। तो एन आर क्यूब बराबर आर क्यूब, तो एन की पावर 1/3, आर बराबर आर। क्या ये सही है? अब एनर्जी रिलीज निकालनी है तो चेंज इन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इनिशियल एनर्जी बताइए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है टी इंटू ए, एरिया, एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल एनर्जी बताइए। टी इंटू फाइनल एरिया, टी इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। ये ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा में से कम घटा दो, एनर्जी रिलीज आ जाएगी। डेल्टा यू, यू आई माइनस यू एफ, यू आई टी एन 4 पाई आर स्क्वायर, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ऑप्शंस, एक तो वॉल्यूम की टर्म में है, ठीक है, और छोटा आर बड़ा आर तो दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लें बताओ? तो पहले तो टी कॉमन ले लूं, सही है। और वॉल्यूम कहां से लाऊंगा? यहां से वॉल्यूम निकाल लूं, कितना आ जाएगा? आर क्यू को क्या लिख सकता हूं बताओ? 3v/4। सही कर रहा हूं? अब बताओ कॉमन क्या आ जाएगा? टी आ गया, 4 पाई आ गया, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एन को भी हटा दें क्या, या एन रखना है? तो अपन को v कॉमन लेना है ना। v कॉमन कब आएगा? जब ये भी बड़े आर में दिखेगा। इसको बड़े आर में दिखा दूं, इसको बड़े आर में दिखा दूं, ये रहा। छोटे आर को सोचो क्या आ जाएगा? आर, आर अपॉन एन की पावर 1/3, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा?
आर स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2 बाई एन आर स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2 बाई। सही चल रहा है क्या मामला? तो कुछ गड़बड़ हो गई? ऑप्शन में छोटा बड़ा दोनों है? अच्छा एन भी नहीं है तो एन हटा सकते हैं ना अपन। एन कैसे हटा सकते हैं? एन हटाओ ना, ज्यादा अच्छा है फिर। एन हटाओ, एन नहीं है ना ऑप्शन में, एन हटा दो ना, बस फिर तो हो गया। एन नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। एन यहां से हटा दो, आर बाय आर की पावर क्यूब रख दो, आ जाएगा। एन हटाना है फिर, ठीक है आ जाएगा फिर। तो करके देखो, मैं करता हूँ फिर। एन हटाना है, एन की वैल्यू डाल दो। ये रही एन की वैल्यू, यहां से क्यों डालो, यहां से डाल दो ना। ये रही एन की वैल्यू, कितनी है बताओ? आर क्यूब बटे आर क्यूब, आर क्यूब बटे आर। तो डेल्टा यू टी इंटू ये आर स्क्वायर से ये आर कट गया, आर क्यूब कॉमन ले लो जबरदस्ती। अब बताओ आर क्यूब कॉमन लिया क्या बचा? 1/r, ये 1/r। 4 पाई आर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? 3b। देखो तो कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? एन हटाना था, मैं एन में चल रहा था, एन हटाना है। हो गया, अब तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सवाल है, पर ये रिलीज एब्जॉर्ब में दिक्कत होती है, कठिन सवाल है। रिलीज एब्जॉर्ब में तो क्या कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है? कैलकुलेशन कौन सी आसान है? कैलकुलेशन ही समझने वाली है। चैप्टर का स्वभाव ही ऐसा है, सरफेस टेंशन की क्या सीधी फीलिंग नहीं आती, एनएलएम की, पुली की, फ्रिक्शन की, वर्क एनर्जी की, इसकी फीलिंग आ जाती है। चैप्टर का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए इसको बहुत तसल्ली से 3 दिन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का स्वभाव इतना ऐसा आसान है ही नहीं कि आप एकदम सीधा से फील कर सकें। हाँ, ये सिखाएं वापस? नहीं नहीं, जब हमने इसको बोल दिया कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अपने आप ही हम बड़े में से क्या घटाएंगे? छोटा घटाएंगे ना। छोटे में से बड़ा क्यों घटाएंगे? जैसे 100 जूल था, 70 हमने बोल दिया, 30 जूल कहाँ हो गई एनर्जी रिलीज, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना। छोटे से बड़ा घटाओगे तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब ही क्या है? एनर्जी में कमी। अब ऑप्शन देख ले, कोई ऑप्शन में दिक्कत ही नहीं है ऐसी। ये घटाएगा तो उल्टा, तो बस ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। माइनस कॉमन लेगा तो वापिस ही आ जाएगा। सही। और बताऊं वापिस? चलिए, पढ़े हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ा दूं? ये आधा घंटा कल का रिवाइज करा दिया पूरा, ताकि दिमाग में वो बातें फिर से जमे। बूंद वाली बात आ जाए, सरफेस टेंशन वाली बात आ जाए, एक्सेस प्रेशर वाली बात आ जाए, सोप बबल के सवाल 2022 का, 2023 का, सब कर लिए। अब आज नई चीज पढ़ लेते हैं, आधा घंटा टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। लिखें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब होता क्या है, आराम से समझ लीजिए। सारा खेल है कोहेसिव और एडेसिव का। कोहेसिव तो लगता है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, एडेसिव लगता है बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कभी बीकर में पानी आप भरें तो आपने देखा होगा बहुत ध्यान से, कोने से सरफेस ऐसी हो जाती है। पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल में भी आप देखेंगे तो साइड से सरफेस ऐसी है।
अगर इसको जूम करके बनाएंगे तो तीन सिचुएशन बन सकती हैं। ये बीकर का हिस्सा है, पानी ऐसे जा सकता है, सिचुएशन नंबर एक। पानी बिल्कुल ऐसे सीधा रह सकता है, सिचुएशन नंबर दो। और पानी ऐसे भी हो सकता है, सिचुएशन नंबर तीन। ये सारा खेल है भाई कि एडेसिव डोमिनेट कर रहे हैं या कोहेसिव डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत सरल एग्जांपल क्या है, ग्लास में पानी डालिए और पानी को वापस निकाल दीजिए। ग्लास पे आप अंदर हाथ फेरेंगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, गीला। इसे बोलते हैं वेटेबिलिटी। क्या कर रहा है, गीला करने की टेंडेंसी रख रहा है। अब उसी ग्लास में मरकरी डाल दीजिए, मरकरी को वापस आप निकाल देंगे ना तो वापस ऐसा कैसा आ जाएगा, ग्लास की सरफेस को गीला ही नहीं करेगा। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये सरफेस को गीला करने की इच्छा रख रहा है, इससे चिपकने की इच्छा रख रहा है। चिपक रहा है मतलब ग्लास का मॉलिक्यूल और कंटेनर के सरफेस के मॉलिक्यूल में एडेसिव ज्यादा है। यहां कौन ज्यादा है बताइए, यहां एडेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, एडेसिव फोर्स ज्यादा है। सर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत आसान है। कंटेनर की सरफेस पे टेंजेंट खींचिए, लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंट खींचिए और लिक्विड के अंदर वाला एंगल नापिए, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो पानी ग्लास सरफेस को क्या करने की इच्छा रखता है, गीला। यहां बताइए, यहां क्या है बताइए, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये ग्लास सरफेस, ये पानी की सरफेस, कितना है। यहां एडेसिव और कोहेसिव लगभग लगभग बराबर है, लगभग लगभग बराबर है। यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां कौन, मरकरी के मॉलिक्यूल सरफेस से चिपकने की इच्छा ही नहीं रख रहे। मरकरी के मॉलिक्यूल तो अपने मरकरी के मॉलिक्यूल को ही अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब यहां डोमिनेट कौन है, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट है बच्चे। एंगल देख कैसे नापते हैं, टेंजेंट खींचा, टेंजेंट खींचा। और पानी के लिक्विड के अंदर वाला ये है, बताइए ऑब्ट्यूस या एक्यूट। तो ये वेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है। तो प्रश्न आता है वेटेबिलिटी, कोई लिक्विड सरफेस को गीला करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। आप बर्तन में पानी डालते हैं, पानी को वापस हटा दीजिए, हाथ फेर के देखिए, अंदर का सरफेस गीला हो गया। क्या क्यों हो गया, पानी के मॉलिक्यूल ग्लास की दीवारों से जाके चिपक गए। वो चिपकना पसंद कर रहे हैं क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहा है, एडेसिव। आप मरकरी को इस दीवार पे ऐसे फेंक दीजिए, दीवार गीली नहीं होगी, दीवार गीली नहीं होगी। पानी को फेंकिए, दीवार को क्या कर देगा, गीला कर देगा। फेविकॉल के नीचे लिखा रहता है एडेसिव, एडेसिव इन नेचर, मतलब वो फेविकॉल लकड़ी की सरफेस से जाके चिपक जाएगा, एडेसिव लिखा रहता है, एडेसिव। तो एडेसिव होता है बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, कोहेसिव होता है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। ये बताइए, मरकरी के मॉलिक्यूल की ग्लास की दीवारों से जाके चिपकने की इच्छा ही भाई दूर भाग रहा है, दूर। कोहेसिव डोमिनेट कर रहा है, वहां एडेसिव डोमिनेट कर रहा है। तो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, वेट करेगा। उसी तरह से अगर किसी ग्लास प्लेट पर आप कोई पानी की बूंद डाल दो तो पानी की बूंद कुछ इस तरह से रहेगी, पानी की बूंद कुछ इस तरह से रहेगी। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो पानी की बूंद इस तरह से रहेगी। आप जरा सोच के बताइए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 90 से कम या ज्यादा, कहीं कहीं दिक्कत नहीं है। गिलास पे टेंजेंट खींचा, लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट खींचा, लिक्विड के अंदर वाला एंगल 90 से कम है। ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। बिल्कुल ग्लास सरफेस पर पानी डाल के देख लीजिए, सरफेस कैसी हो जाती है, गीली हो जाती है। परंतु इसी ग्लास प्लेट पर
इसी ग्लास प्लेट पर वाटर ड्रॉप ना डालकर आप मरकरी की ड्रॉप डालें। ये ग्लास प्लेट है, मरकरी की ड्रॉप डालें तो मरकरी ड्रॉप ऐसी हो जाए। एंगल बना के देखेंगे, आइए कोशिश करते हैं, जूम करिए, खुद कोशिश करिए, खुद कोशिश करिए सर, धीरे धीरे बताइए। पहले तो ग्लास सरफेस पे टेंजेंट, ओके सर। लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट, ओके सर। कौन सा वाला एंगल? पानी के अंदर वाला, लिक्विड के अंदर वाला। बताइए ऑब्ट्यूस या एक्यूट? वो चिपकने की इच्छा ही नहीं रख रहा, जबकि पानी तो पूरा ग्लास प्लेट पर चिपकने की इच्छा रख रहा है। कोहेसिव वीकर है, एडेसिव डोमिनेट है। चित्र बनाइए सारे और बता दो, बना लीजिए। ये कंटेनर की दीवारें हैं। छोटा सवाल यही बन जाता है कि जो वेटेबिलिटी है कि कोई लिक्विड दिए गए सरफेस को गीला करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? उत्तर है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो लिक्विड वेट करेगा, लिक्विड वेट करेगा, और उस समय डोमिनेंसी एडहेसिव की ज्यादा है। ये एग्जाम्पल है वाटर एंड ग्लास सरफेस का। ये एग्जाम्पल है आपका मरकरी एंड ग्लास सरफेस का। ये एग्जाम्पल है आपका पानी और सिल्वर। कंटेनर अगर सिल्वर का हो तो लगभग एंगल 90 डिग्री बनता है। नब्बे वाले में वेट क्या? भीगेगा नहीं, भीगेगा तो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 पे होता है। 90 पे कुछ नहीं बोलते। हाँ, वही पूछना, तो वहां लिखा ही नहीं है मैंने, इसलिए लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 पे बोलते हैं कि अगर बल स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग के बराबर हो जाए तो चलेगा या रुकेगा? ना चलेगा ना रुकेगा। आंसर आता है चलने के लिए तैयार है। याद करिए, चलने के लिए तैयार, फिसलने के लिए तैयार है। बढ़े आगे। अब आता है एक कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी समझते हैं? एक पतली ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम होता है। अगर आप उसको बीकर में डाल देंगे तो सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण पानी उसमें क्या कर जाएगा? राइस कर जाएगा। बायो के बच्चे हैं, पेड़ पौधों में तो पानी ऐसे ही चढ़ता है। कैपिलरी क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। क्या होता है याद है? तो वैसे ही तो पानी ऊपर जाता है। कैपिलरी एक्शन ही तो होता है। स्पंज, स्पंज को पानी में डुबो दिया जाता, अपने आप पानी कहाँ जाता है? ऊपर, क्योंकि स्पंज में क्या होते हैं? पोर्स। कैपिलरी एक्शन होता है, उस कैपिलरी एक्शन के कारण पानी कहाँ चढ़ जाता है? ऊपर। तो लिखिएगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। रुकूं क्या? जल्दी आओ। तो एक छोटा सवाल यहां से बन गया, तो लिख लीजिएगा वेटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। कि कोई लिक्विड दिए गए सरफेस को गीला करेगा या नहीं करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पर। पूछा गया है सवाल, होगा इसके पास। देखो ये नीट 2013, पढ़िए और आंसर बताइए। The wettability of a surface by liquid depends primarily on angle of contact between surface and liquid। सीधा सही आंसर लिख लीजिए नोट लगा के, यही पूछ लिया गया 2013 में।
नोट लगा के लिख लीजिए, ताकि क्या नोट्स में रहेगा तो बना रहेगा। वो 90 डिग्री नेचर के कारण ही तो आया है, वो नेचर के कारण ही आया है 90 डिग्री से कम। कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ मैथ्स की गई है। कोहेसिव एडेसिव दोनों दिखाते हैं, फिर उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर नेट फोर्स आता है, वो यही चीज है। उसकी मैथ्स की कोई आवश्यकता नहीं। वो क्योंकि जो नेट जो सरफेस बनी है ना, ये रिजल्टेंट के हिसाब से तो बनी है। कोहेसिव पानी पानी के बीच में, और पानी और कंटेनर की दीवार के बीच में, उसका जो रिजल्टेंट आया है वो इसी तरह से आया है। और जो एफ नेट है वो 90 डिग्री से कम आ। सही बात है। तो अपन ने वो यही तो बात लिखी है कि एडेसिव डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो एडेसिव और कोहेसिव का नेट आएगा। बढ़े आगे, चलिए लिखें कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी होता क्या भाई? एक ट्यूब, थिन ट्यूब जिसकी रेडियस बहुत कम है। क्यों पानी क्यों राइज करता है भाई? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस भी बोल सकते हैं, बहुत सही, बिल्कुल सही कारण है। और एक्सप्लेनेशन इसका दूसरा भी है, सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण नेट फोर्स पानी को कहां खींच लेता है? ऊपर। कब तक ऊपर जाता जाता है पता है आपको? तब तक सरफेस टेंशन का फोर्स इसके वेट को बैलेंस ना कर दे। और ये क्या बना है? ये इसे बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। ऐसा भी हो सकता है, ये तो हाइट बढ़ी है, हाइट डिप भी हो सकती है। नेगेटिव, बताओ नेगेटिव कब होगी? मरकरी। जरूरत नहीं है उसकी, एक ही वो चित्र बना लीजिए। सूत्र याद है इसका? ओ भाई साहब रटे पड़े। H बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रोज। एक मिनट में डिराइव करके दिखाता हूं आपको कैसे आया हो, बहुत आसान है। एक एक टर्म बोल लीजिए। H कौन है? हाइट, कितना राइज हुआ। T कौन है? सरफेस टेंशन। थीटा C कौन है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। कुछ नहीं दे रखा हो तो जनरली एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री ले लेते हैं, 90 नहीं लेते, 90 तो cos 90 जीरो हो जाएगा, 0 ले लेते हैं। प्योर वाटर और ग्लास के बीच में। R क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी। बाकी अगर सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं तो H किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? R। जितनी रेडियस कम होगी उतना कैपिलरी राइज ज्यादा होगा। डेरिवेशन बता रहा हूं, लिखना मत, आवश्यकता नहीं है। ऐसे थोड़ा सा फील आती है कि होता क्या है। ठीक है, मैकेनिक्स है हर जगह। वो देखिए, सरफेस टेंशन के फोर्सेस के कारण क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल वहां जाके चिपक रहे हैं, देखिए। तो पानी के मॉलिक्यूल पे जो उसके भाई बंधु हैं वो उसको क्या करेंगे? खींचेंगे। एक्शन रिएक्शन से ट्यूब पानी को कहां खींचेगी? ऊपर। तो जरा सोचिए, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, याद है आपको? टेंजेंशियल, वो नीडल वाला आपको याद हो, मैंने सुई डुबो दी थी, सरफेस ऐसी हो गई थी, याद है? तो सरफेस फोर्सेस कैसे लगाए थे आपने? टेंजेंशियल। तो जो फोर्सेस लगेंगे वो ऐसे 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 लगेंगे, क्योंकि सरफेस पूरी इस तरह से, याद करिए, टॉप सरफेस। तो टेंजेंशियल फोर्स लगेंगे ऐसे ऐसे। इनके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक
हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बताइए कौन बचेगा? वर्टिकल। कितना बचेगा वो भी आप सोचिए। ये वाला एंगल कितना है? थीटा सी। ये भी कितना है? थीटा सी। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट बचेगा, कॉस या साइन? कॉस। कितना होगा वो देखना, मजा आएगा। टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। भाई ये क्या लिख दिया सर? मैं आपको बताता हूं, याद करो सरफेस टेंशन एफ बटे एल। एफ बराबर टी इंटू एल। एल बताइए, एल 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 कितना? 2 पाई आर। और कॉस का कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा कंपोनेंट। ये इस पानी को कहां खींच रहा है? ऊपर। कब तक खींचेगा? जब तक ये फोर्स इसके वेट को बैलेंस ना कर दे। इसके वेट को बैलेंस कर दीजिए। इसमें इस वाले पानी का कितना वेट है? आइए बैलेंस करिए। ऊपर का बल टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा सी। वेट बोलिए, वेट एम जी। तो टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा सी। मास बताइए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। बताइए आर से आर रवाना, पाई से पाई रवाना, एच चाहिए था। यहां क्या बचा? 2 टी कॉस थीटा सी बटे आर रो। कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए नोट्स नहीं भरवाते। लॉजिक आना चाहिए कि सरफेस टेंशन के बल के कारण वो पानी को कहां खींच रहा है? ऊपर। कब तक? जब तक उसके वेट को बैलेंस ना कर दे। जब वो वेट बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, पानी का कैपिलराइज होना बंद हो जाएगा। बोलिए, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं, आप भी कॉपी नहीं भरी। क्या ये बात क्लियर है? एच आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, ये समझ में आया? जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतनी हाइट कम होगी। आप लॉजिकली सोचते हैं, बड़ी रेडियस होगी तो पानी ज्यादा अमाउंट में आएगा, पानी ज्यादा अमाउंट में आएगा तो पानी की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो एच आर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है साहब। और क्या बता सकते हैं? कभी कभार वो कह देता है सैटेलाइट में रख दिया या लिफ्ट में रख दिया, तो बताइए लिफ्ट में क्या होगा? फ्री फॉल लिफ्ट है तो जी इफेक्टिव 0। एच क्या हो जाएगा? एच इन्फिनिट का मतलब क्या हो गया? एच इन्फिनिट का मतलब अनंत तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा भाई? सरफेस टेंशन अंदर तक ही लगेगा, पानी बाहर थोड़ा निकल जाएगा। तो कहां तक आ जाएगा? टॉप सरफेस तक आ जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है इनसफिशियंट हाइट होती है। कभी आपने सुना हो इनसफिशियंट हाइट क्या होता है? कैपिलरी राइज कितना चाहिए? एच। परंतु आपकी जो कैपिलरी है, आपकी जो कैपिलरी है उसकी हाइट एच है, एच है, और जो कि एच से क्या है? कम। इसे बोलते हैं इनसफिशियंट लेंथ ऑफ कैपिलरी। सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे बताता हूं। इसको सॉल्व करने पर लेट उत्तर आया 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब पानी कितना राइज करेगा? 20 सेंटीमीटर। पर तेरे पास जो कैपिलरी है वो तो 15 सेंटीमीटर की है। अब क्या होगा? अरे सर पानी बाहर निकल जाएगा फाउंटेन की तरह। नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स तो ट्यूब के अंदर अंदर ही तो लगेगा, ट्यूब के बाहर थोड़ी लग सकता है। तो पता है क्या होगा? पानी ऊपर जाएगा और ऊपर जाते जाते वो एच इंटू आर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर हाइट सफिशिएंट नहीं है तो ऊपर जाके वो रेडियस को, अपने शेप को, जो मेनिस्कस का रेडियस को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, ताकि एच इंटू आर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर उसको सफिशिएंट हाइट मिल रही है, बात खत्म। और सफिशिएंट हाइट नहीं मिल रही है तो उसका जो रेडियस है, कर्वेचर, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए तो अपन को पता होना चाहिए कि इनसफिशिएंट लेंथ हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक बार ये सवाल आ गया, इसके अंदर जो मास है वो किसके प्रोपोर्शनल है? अगर आप रेडियस बड़ी कर दो तो मास कम आएगा या ज्यादा आएगा? सोच के देखिए, साफ साफ दिख रहा है। यहां से देखो डेरिवेशन के मजे। मास, मास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कल को आप एक रेडियस ली आपने
इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, और दूसरे की रेडियस है 3r। बताइए किसमें पानी ज्यादा मास का आएगा, बताइए। हाइट भी बताइए, मास भी बताइए। बताइए, इसमें मान लो h हाइट तक चढ़ा तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा? रेडियस को 3 गुना कर दिया, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r 3 गुना हो गया तो h कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? h/3। बना लीजिए। मास बताइए, मास का क्या होगा? इसका मास अगर m है तो यहां मास कितना आएगा? आराम से, पिछली स्लाइड का कुछ लिखना है क्या? एक बार देख लो, इस स्लाइड का कुछ लिखना हो वापस समझा देता हूँ। इतना सही कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में बात हो जाएगी। 3-4 सवाल करके देख लेंगे। सोचिए। सर इनसफिशिएंट वाला वापस बता दो, वापस बताता हूँ। सोचो, सॉल्व करने पर छोटा एच आया 20, इसका क्या मतलब है बताओ? पानी 20 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा, ठीक बात है। तेरी 50 सेंटीमीटर की ट्यूब थी, 20 तक चढ़ गया, काम खत्म। पर तेरी ट्यूब की लंबाई 15 है, तो 20 तक कैसे चढ़ेगा भाई? तो क्या पानी ओवरफ्लो कर जाएगा? नहीं। क्या फव्वारे की तरह बाहर निकलेगा? नहीं। क्या करेगा वो? अपने रेडियस ऑफ मेनिस्कस को ही चेंज कर लेगा। h इंटू आर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। काम खत्म। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया इस सवाल में कि h अगर रेडियस 3 गुना है तो हाइट 3 गुना कम होगी, क्योंकि एच आर के क्या है? इनवर्स। व्हाट अबाउट मास? तो याद रखिए, मास किसके प्रोपोर्शनल है? आर। मास किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। मास आर के, तो बताइए इसकी रेडियस 3 गुना, तो मास बताइए कितना गुना? मास 3 गुना, आंसर आएगा 3m। एक बार पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है, पहले की या दूसरे की? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों बराबर है? सोचिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, mgh, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, m नहीं 3m, g h नहीं h/3। भाई साहब, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकता है, हाइट का पूछ लेगा, मास का पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी का पूछ लेगा। तीनों अपन को शॉर्ट नोट में याद होने चाहिए कि हाइट है वो तो आर के इनवर्स, जो मास है वो आर के प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में सेम। बोलिए। एक बार और समझाऊं फॉर्मूला? 2t cos थीटा बाय आर रो जी, 2-3 का फॉर्मूला लिखो, थोड़े फील आएगी उसके साथ। h बराबर 2t cos थीटा सी बटे आर रो जी। एक एक टर्म बताओ। टू कौन? टू कांस्टेंट है, टी सरफेस टेंशन, थीटा सी एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखना, आपको ये भी समझ में आएगा, चूंकि पानी और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 था,
इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो हाइट ऊपर गई। अगर मैं इसको मरकरी में डुबोता इस ग्लास ट्यूब को, तो हाइट नीचे जाती, वो डिप मारता। क्यों डिप मारता बताइए? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल आया, तो कॉस के लिए नेगेटिव, एच नेगेटिव, एच नेगेटिव मतलब फॉल, एच पॉजिटिव मतलब राइज। आधी बात समझ में? तो एच किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा सी पर। अगर एक्यूट एंगल है तो थीटा सी 90 से छोटा, 90 से छोटा तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस थीटा सी पॉजिटिव तो एच भी पॉजिटिव। ये बात ऊपर से गई क्या? वापस बताऊं? बीकर में पानी भरा हुआ है, आपने ग्लास की कैपिलरी डाली, तो पानी उसमें क्या किया? राइज, पानी चिपक गया और उसने एकदम ऊपर खींच लिया उसको। परंतु अगर मरकरी भरा हुआ होता तो पानी नीचे, मरकरी नीचे ले जाता उसको, तो अब कैपिलरी राइज ना होकर कैपिलरी फॉल होता, क्योंकि एंगल कितना आ जाएगा? 90 से ज्यादा होगा। सीधा पढ़ लें, टिक लगा दें, सीधा पढ़ लें। पूरा लिखना चाहे क्वेश्चन लिख लें, जैसा आपकी इच्छा। सवाल पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, सारे प्रश्न करा दिए, ताकि आपका एक बेसिक डर हट जाए, सारी चीजें आपके पास आ जाए। अब इसको आपको अच्छे से बढ़िया रिवाइज करना है। सीधा उत्तर बताइए। रेडियस दुगनी, पेन में नहीं चलाना, एम इज प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस डबल, मास भी डबल। सीधा आंसर, रेडियस डबल, मास डबल। 5 ग्राम, इसमें कितना? 10। खत्म। अब सही बात पता होती तो 10 सेकंड में सॉल्व हो गया, और नहीं तो पूरा आप सोचोगे तो समय लग जाता है। इसलिए लॉजिक है कि आप सही कॉन्सेप्ट एकदम क्लिक करना आना चाहिए। रिवीजन करो होता है, सीधा हो गया, टिक लगा दिया 10 सेकंड में। रेडियस दुगनी, मास दुगना, रेडियस दुगनी, हाइट आधी, पोटेंशियल एनर्जी सेम, सीधा रिजल्ट। मास इज प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस दुगना है, मास भी दुगना राइज करेगा, दुगना पानी की मात्रा उसमें आएगी। सिर्फ पढ़ लीजिए। कौन सा? फाउंटेन की तरह बाहर आ जाएगा, टॉप तक पहुंचेगा और अपना मेनिस्कस उसको क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा, इस तरह से एडजस्ट करेगा कि एच आर के क्या है? इनवर्स।
ये लिख लीजिए, अच्छा सवाल। ये सोचिए। मॉड्यूल आएगा कोई? आज या तो टेस्ट के बाद कर लीजिए, वैसे तो अभी टेस्ट में दिन है, आज भी कर सकते हैं। पूरा सर पे टेंशन पढ़ लेंगे तो क्या सवाल सारे बन जाएंगे, नहीं तो क्या फिर रह जाएगा। एक्सरसाइज 3 में 9 सवाल हैं, 9 के 9 निपटा दीजिए, आपके आपने कर ली हैं। और एक्सरसाइज 2 में 8 है, केवल 17 प्रश्न है बस। 17 कर लोगे तो एक बार डर हट जाएगा। 9 और 8 17। कितना आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में बोल दिया आपने। हाँ जी, सेकंड। देख लो, अच्छा सवाल। अरे आसान, एक ही फॉर्मूला है। एच का बताओ क्या है? 2t कॉस थीटा सी बटे आर रो जी। तो एंगल ऑफ रो में पूछा है तो रो को इधर भेज दो। रो इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा सी। जिसका रो ज्यादा उसका कॉस थीटा सी ज्यादा। और अगर कॉस में वैल्यू ज्यादा है तो एंगल तो कम होगा ना भाई। तो ऐसा क्यों होता है? कॉस में उल्टा चलता है। कॉस 0, कॉस 37, कॉस 60, कॉस 90। तो जितना एंगल छोटा होता है उतनी वैल्यू ज्यादा होती है, उल्टा चलता है। 4/5। तो बताइए, कॉस थीटा ज्यादा तो थीटा सी कम। तो रो वन सबसे ज्यादा है, रो वन सबसे ज्यादा है, तो थीटा वन सबसे कम। थीटा वन सबसे कम होना चाहिए, थीटा वन सबसे छोटा। और ये पाई/2 से 0 के बीच में क्यों है? क्योंकि उसमें वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 से 90 के बीच में होगा। सोचिए, राइज कब होता है? अभी करके आए थे। राइज तभी होता है जब वेटेबिलिटी होती है, मतलब उसको गीला करता है, तभी राइज करेगा। तो 0 से 90 के बीच में, ये तो राइज के कारण। और थीटा वन सबसे कम। बढ़िया सवाल, छोटा सवाल। वापस बताता हूं धीरे धीरे। रो किसके प्रोपोर्शनल है? कॉस के। जिसका रो ज्यादा, रो वन सबसे ज्यादा है, तो उसकी कॉस की वैल्यू ज्यादा। पर कॉस में वैल्यू ज्यादा है तो एंगल कम, उल्टा चलता है कॉस।
ये हमेशा क्या रहता है, क्या होता है ये सब समझाता हूं, आराम से इस पे सवाल करते हैं। कोई भी स्केल हो, ये वाला फैक्टर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। स्केल के नाम क्या है, सेल्सियस स्केल हो सकती है, सर ये तो सुना हुआ है, केल्विन स्केल सुना हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल सुना हुआ है, कोई अननोन स्केल कोई भी आ सकती है। अब सर ये एलएफपी क्या है, एलएफपी का मतलब होता है लोअर फिक्स पॉइंट। रेफरेंस के लिए हमने मान लिया, मान लो आइस पॉइंट है, तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बताइए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में नापोगे तो 273 केल्विन, या फ़ारेनहाइट में नापोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो बुखार 102 102 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस मत बोल देना, नहीं फ़ारेनहाइट है। लोअर फिक्स पॉइंट आइस को मान लिया रेफरेंस, अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट मान लिया। बताओ स्टीम पॉइंट क्या है, 100 डिग्री, या केल्विन में बोलो 373, फ़ारेनहाइट में बोलो 212। अब किसी भी स्केल के लिए ये बनाना फॉर्मूला, चलो एक बार बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बाद में लिखना। सेल्सियस के लिए लिख रहा हूं, सेल्सियस के लिए डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स 0, अपर फिक्स 100, लोअर ये सेल्सियस का हो गया। केल्विन का बोल, केल्विन की स्केल के, लोअर फिक्स 273 बटे 373 माइनस 273। फ़ारेनहाइट का बोल एफ माइनस 32, 212 माइनस 32। कोई अननोन स्केल एक्स, कोई अननोन स्केल एक्स रखा होगा, यूएफपी खत्म। इसको और सॉल्व कर ले, सी बटे 100 के माइनस 273 बटे 100, एफ माइनस 32 बटे 180, एक्स माइनस एल एफ पी, यू एफ पी माइनस। आगे ना, अच्छा सॉल्यूशन, मतलब सवाल तो सादे हो गए ना। अब इसी को चेंज में भी लिख सकते हैं, सोचो C माइनस 0 को लिख सकते हैं चेंज इन सेल्सियस, इसको लिख सकते हैं चेंज इन केल्विन, इसको लिख सकते हैं चेंज इन फ़ारेनहाइट। इसलिए वो आपने सेंटेंस इतने सालों से सुना है, अरे चेंज तो सेम होता है, चेंज तो सेम होता है, अरे अधूरा है, सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, क्योंकि देख 100 से 100 कट रहा है, इसलिए जितना सेल्सियस में चेंज उतना ही फ़ारेनहाइट में नहीं होता भाई, ये फैक्टर आ जाएगा। तो वो अपन बोल तो देते हैं छोटे बच्चों के लिए, अरे चेंज है सेम लिख दे, अरे चेंज सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है, फ़ारेनहाइट का चेंज नहीं होगा, फ़ारेनहाइट का सेम नहीं होगा। छोटे बच्चों के लिए बोल दिया जाता है, अरे चेंज ही तो लिख रहे हैं, पर ये वाली बात उनको नहीं पता है, इसलिए लिख पाते। एक प्रश्न आया है अभी तक, वो भी 17-18 साल पहले, रीडिंग ऑफ स्केल माइनस एलएफपी। ये एलएफपी, एलएफपी क्या है, ये एलएफपी लोअर फिक्स पॉइंट, यूएफपी अपर फिक्स पॉइंट, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट। ये एक्स क्या है, एक्स ये लिख दे अननोन स्केल, कोई भी स्केल मान ली अननोन स्केल। एक सवाल कर लें इस पे, त्यागी जी यही कह रहे थे, मैंने एसएचएम सुन लिया, तो एसएचएम कैसे है,
कोई सेमीकंडक्टर कोई नहीं बोलेगा, जानबूझ के तुम चिढ़ाते हो कि सेमीकंडक्टर पढ़ा दो। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी पढ़ा दो। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन सब हैं इसके पास, हर चैप्टर के 300-300 सवाल डाले हुए हैं इसमें। सभी को पेपर के लिए शुभकामनाएं, और मिलते रहेंगे। रिवीजन क्लास आएंगी, ऑनलाइन भी क्लासेस रहेंगी, आराम से आप पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा। अभी पहले हमारे ऑफलाइन के कमिटमेंट्स पूरे हो जाएं, प्रो इलाइट इनके सिलेबस हो जाएं अगले 8-10 दिन में, और फिर फ्री होंगे जब मार्च में, आधा मार्च और पूरा अप्रैल। वन शॉट भी आएंगे, पूरी टीम की तरफ से आएंगे। कंवर सर के भी कुछ टॉपिक आएंगे, परवेज सर के आएंगे। इस तरह से अपन रिवाइज करेंगे। पार्ट टेस्ट चल ही रहे हैं, पार्ट टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन आएंगे, आपके साथ बने रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ज्यादा एनर्जी से काम करेंगे क्योंकि क्लासेस फ्री हो जाएंगी। कंवर सर फ्री हो जाएंगे अगले 5-7 दिन में, सिकंदर सर फ्री हो जाएंगे। हमारी अभी अगले महीने कहीं क्लास नहीं है, ड्रॉपर बैच 2-2.5 महीने बाद आएगा, इसलिए आपको मिलेंगे यहीं पर। आराम से आप डाउट पूछ सकते हैं, वन शॉट की क्लासेस लगेंगी वो अपन पढ़ सकते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए। अब क्या चीज सेम रहती है, वापस बोलो, वापस बोलो क्या। रीडिंग माइनस LFP बटे UFP माइनस, ये फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब कौन कौन सी स्केल है, एक तो है साहब आर्बिटरी स्केल, एक तो है आर्बिटरी स्केल, और एक है सेल्सियस स्केल। तो चलो आर्बिटरी स्केल की रीडिंग बताओ कितनी है, 5। लोअर फिक्स पॉइंट आर्बिटरी का -20, अपर फिक्स पॉइंट आर्बिटरी का 180, लोअर फिक्स पॉइंट -20। सेल्सियस का सी पूछा है, लोअर फिक्स पॉइंट बर्फ 0, अपर 100। हो गया खत्म। कितना, 12.5। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, एक बार आया हुआ है तो पढ़ना अपन को चाहिए, छोड़ने का कोई सीन नहीं बनता। सही है सब। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपन को खूब पढ़ाई करनी है, परेशान नहीं होना है, और अच्छे तरीके से टेस्ट की तैयारी करनी है। ये टेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे और जा सकता है क्योंकि आपकी क्लासेस चल रही हैं। अगले सप्ताह से तो आप पूरे फ्री हैं, घर बैठ के 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ने से ही काम चलेगा। नोट्स चीजें सब अच्छे से बता दी गई हैं, बस अब आपको रिवाइज करना है। सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, मिठाई मंगवाएंगे, समोसा मिठाई सब मंगवा रहे हैं। मीठा मंगवाएंगे, मैं तंवर सर को बोलूंगा, तंवर सर लास्ट क्लास में खिला देंगे। हाँ बिल्कुल, कॉल करिएगा।